नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी के आप इससे पहले 3 किस्तें सुन चुके हैं। अब चौथी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। सुबह का नाश्ता मैंने डाइनिंग हॉल में ही किया था और थोड़ी देर के बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा था। बलवाड़ा हवाई अड्डे की तरफ होटल से मैं आम शहरी के लिबास में ही बाहर निकला था, लेकिन एक वीरान सी जगह अपने कपड़े तब्दील करने के बाद मैं अब एक देहाती का रूप धार चुका था। अपने असली कपड़े मैंने स्टेशन के लाकर में महफूज कर दिए थे और खुद मैं एक साइकिल रिक्शा में बैठकर लारी अड्डे पहुंच गया था। लुधियाना से एक बस के जरिए मैं रायकोट गया। यहाँ रास्ते में मेरा टारगेट था। बस की खिड़की से मैंने देखा सड़क के किनारे हवाई अड्डे के सिर्फ मुतल्लिका दफातर थे। उसका टेक्निकल एरिया यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इतने बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके के साथ अड्डे को कैमोफ्लेज किया था कि बेइख्तियार उसे दाद देने को जी चाहा। बहरहाल एक सरसरी नजर से मैंने हालात का अंदाजा लगा लिया था। बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब न समझा और झगड़ाऊं और मुल्लापुर होता हुआ वापस लुधियाना आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, यही सबसे अहम और जरूरी मसला था। लुधियाना में करीबन 4-5 बजे पहुंचा। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक खासी मज़ाहिया फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दा स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो कुछ और ही ख्यालों में सोच रहा था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर लिए थे और अपनी मुअज़्ज़ज़ शक्ल इख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लाकर में रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मकामी तफरीगाह के एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मुयस्सर आ गई थी। सिनेमा में मेरी साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी ज़ाहिरी वज़ाकता से मुतासर होकर मुझसे राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे गैर ज़रूरी जानकर कोई खास लिफ्ट न करवाई। हाफ टाइम के वक्त जब उसने एक बैरे को आवाज़ देकर बोतल लाने के लिए कहा तो मुझे उसकी ज़ुबान से रायकोट और मुल्लापुर के लोगों का मखसूस अंदाज झलकता दिखाई पड़ा और उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई। मुमकिन है ये नौजवान मेरे बनाए हुए मंसूबे में कहीं फिट बैठ जाए। जैसे ही बैरे ने उसे बोतल खोल कर देना चाहिए, मैंने बैरे के हाथ से पकड़ ली। 1 नहीं 2, मैंने बैरे से कहा। नौजवान ने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा। एक तरफ तो उसने सोचा कि मैं उससे बात करने का रवादार नहीं था, अब उससे इतनी बेतकल्फी का मुजाहिरा कर रहा था। क्षमा करना यार, असल में एक उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, उलझने भी इंसानों के लिए बनी हैं और इसका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। उसने मेरी ज़ाहिरी हैसियत से मुतासर होते हुए कहा, कहाँ रहते हो, क्या शुभ नाम है तुम्हारा? मैंने उससे दोनों सवाल इकट्ठे कर दिए। रायकोट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। वेल डन, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। मेरा नाम भी प्रकाश ही है। प्रकाश भैया, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने वाकई खुशी का मुजाहिरा कर डाला। कुदरत ने उसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के खात्मे तक हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश रायकोट की एक खत्री फैमिली का लड़का था, लुधियाने में मुलाजमत करता था और यहाँ एक किराए के कमरे में रहाइश रखता था। अभी तक मैंने ही उससे सब कुछ पूछा था, अपने मुतल्लिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल में ले आया। हैप्पी होम के डिनर ने उसे मेरा और भी गर्विदा कर दिया। अपने कमरे में उसके लिए मैंने वलायती शराब के 2 बेहतरीन पैग मंगवा लिए थे। 3 साल तक अगर मैंने इसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन न करो, मैं कैंसर की पहली स्टेज से वापस जिंदा लौटा हूँ। मैंने अपने सिलसिले में मुआजरत करते हुए उससे कहा, महाराज जी, मेरे लिए ऐसी खास जरूरत भला क्या थी? उसने मुतशुक्राना लहजे में मुझसे कहा, तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश, मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं एक उलझन में गिरफ्तार हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ आया हूँ। आप कुछ कहिए तो शायद उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दरअसल मैं एक खास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है। लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने उसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के के नाम और रैंक मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बड़वाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में उसके मुतल्लिक एक परेशान कुन खबर सुनी है जिसकी तहकीकात करने आया हूँ और ये भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ उसकी लाइल्मी में हो जाए। अगर उसे पता चल गया और लड़का भी ठीक निकला तो ख्वाह मुख्वाह एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने भी आखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घड़ ली थी। अरे बस इतनी सी बात, मेरा कज़न वहाँ काम करता है। रायकोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम हैं, उनके जरिए। यही तो सारा मसला है। मैं सिर्फ एक काबिल एतमाद आदमी चाहता हूँ जो मुझे अड्डे पर ले जाए और उसे दूर ही से दिखा दे। बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। मैंने जवाब दिया,
آپ اس بات کی فکر بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں، کل آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے بڑی محبت اور جوش سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کو اپنے کمرے میں ایک فالتو بیڈ لگانے کا آرڈر دے دیا تھا اور وہ رات پرکاش نے نہ کرنے کے باوجود میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہیں بسر کی۔ اب ہم دونوں پکے دوست بن چکے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ دنیا میں اتنے عظیم اور نیک انسان بھی پائے جاتے ہیں۔ صبح پرکاش ناشتہ کرتے ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ کام سے چھٹی لے کر آیا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی رائے کوٹ روانہ ہو گئے۔ پرکاش کے گھر والوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نہ جانے اس نے میرے متعلق کیا کیا انہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ میرے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ ہر دوسرا پہلے سے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کر رہا تھا۔ ہندو معاشرے میں پردہ نام کی کسی چیز کا تصور نہیں پایا جاتا۔ جلد ہی ہم سب آپس میں گھل مل گئے تھے۔ شام تک میں اور پرکاش رائے کوٹ میں گھومتے رہے۔ اسی اثناء میں نے ارد گرد کے علاقے میں قائم شدہ تنصیبات کا بخوبی جائزہ لے لیا تھا۔ پرکاش کے والد کی ایک کھٹارا سی موٹر سائیکل تھی جس پر ہم رائے کوٹ کے ارد گرد دیہاتی علاقے میں گھومتے رہے۔ موٹر سائیکل میں خود چلا رہا تھا اور جان بوجھ کر ایسے راستوں پر سفر کر رہا تھا جہاں موبائل ریڈار سسٹم یا اینٹی کرافٹ گنز کی موجودگی کے امکانات زیادہ تھے۔ پہلے ہی مرحلے پر قدرت نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے اس انعام پر جو پرکاش کی صورت میں مجھ تک پہنچا تھا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پچھلے 2-3 روز کی بے چینی اور خوف ختم ہو گئی۔ دشمن کی اس علاقے میں نقل و حرکت میں نظروں کے راستے میرے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھی اور اب کسی بھی وقت کاغذ پر منتقل ہو کر میرے ملک تک پہنچ سکتی تھی۔ دن بھر ہم نے جی بھر کر آوارہ گردی کی۔ شام کو اس کا کزن سالک رام ڈیوٹی ختم کر کے گھر آ گیا۔ وہ ہوائی اڈے کی ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ پرکاش نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا تعارف اس سے کروایا۔ اس کا غائبانہ تعارف مجھے پہلے ہی اچھی طرح حاصل تھا اور اس کی ہی نہیں بلکہ بھارتی نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری میرے بریف کیس میں موجود تھی۔ ولایتی شراب کی بوتل کی ایک جھلک نے اسے میرا تابعدار بنا دیا تھا اور یہ جھلک میں نے ایک خاص طریقے سے اچانک بریف کیس کھولتے ہوئے اسے دکھائی دی۔ مہاراج جی شیش ورما نام کے 2-3 افیسر ہیں، آپ کچھ ان کے متعلق بتائیے، اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ یار تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اگر یہ اس سے واقف ہوتے تو خود ہی نہ چلے جاتے، پرکاش نے جو اس سے خاصا بے تکلف تھا اسے کہا۔ ٹھیک ہے مہاراج جی، میں باری باری سب سے کسی بہانے آپ کو ملوا دوں گا، اپنے سبھی یار ہیں، اس نے ایک مخصوص انداز سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ شکریہ بھیا، تم نے تو میرے سر سے اچھا بھلا بوجھ اتار دیا ہے۔ رات کو دونوں جی بھر کر شراب نوشی کرتے رہے۔ میرے متعلق گھڑا گڑایا بہانہ پہلے ہی موجود تھا، اس لیے کسی نے مجھ سے اصرار نہیں کیا تھا۔ رات میں نے رائے کوٹ میں پرکاش کے گھر پر بسر کی۔ اگلے روز سالک رام تو صبح اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، ہمیں بعد میں آنے کے لیے کہہ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ گارڈ روم میں ہماری ملاقات سالک رام سے کروائی گئی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ ورکشاپ میں لے گیا۔ سالک رام کی اپنے آفیسر انچارج سے گاڑی چھینتی تھی، اس لیے کسی نے اس کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ ہر جگہ اس نے میرا تعارف اپنے کزن کی حیثیت سے کروایا جو دہلی سے آیا تھا، جسے ہوائی اڈہ اور جنگی جہاز دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق مجھے اور پرکاش کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم ہوائی اڈے پر موجود رہے۔ اسی اثناء میں نے وہاں کی تمام جزویات اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھی۔ سارا ہوائی اڈہ میرے سامنے تھا، وہاں موجود ایک ایک چیز میری نظر میں تھی۔ ان کو دکھانے کے لیے دونوں شیش ورما سے متعلق میں نے تحقیقات میں خاصی سرگرمی دکھائی تھی اور ان لوگوں کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اچھا یار، بڑی مہربانی تمہاری، تیسرے شیش ورما سے پھر کبھی مل لیں گے، میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرسوں تک کے لیے رام رام، اس نے مجھ سے بھی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پرکاش کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ رائے کوٹ سے میں نے لدھیانہ اپنے ہوٹل کو فون کر دیا تھا کہ میں رات کو نہیں آؤں گا۔ ایڈوانس جمع ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مطمئن تھے۔ 2 دن بعد اتوار تھا، اس روز سالک رام کی بھی چھٹی تھی اور میں اور پرکاش تو واپس لدھیانہ چلے آئے۔ سالک رام کو میں نے اتوار کی بڑی زبردست دعوت دی تھی۔ وہ میرا شکار تھا جس پر مجھے ابھی محنت کرنا تھی اور جس سے بہت سارے کام نکلنے کی توقع تھی۔ قدرت کے اس انعام کو میں کسی بھی صورت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لدھیانہ ہم شام کو پہنچے، دونوں سیدھے ہوٹل ہی گئے تھے جہاں چائے پی کر تازہ دم ہو کر ہم شہر میں گھومنے چلے گئے۔ میں نے پرکاش کو چونکہ اپنے لمبے چوڑے بزنس کے متعلق ایک کہانی سنا رکھی تھی اور اسے یہی بتایا تھا کہ اب میری مصروفیات صرف بزنس تک ہی محدود رہیں گی اور 3-4 روز تک میں لدھیانہ سے اپنے بزنس کے معاملات طے کرنے کے بعد دہلی چلا جاؤں گا۔ اس لیے اس نے مجھ سے اگلے روز یعنی ہفتہ کے پروگرام کا نہیں پوچھا تھا۔ رات گئے میں ہوٹل پہنچا تو ایک خوبصورت الجھن میری منتظر تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے بھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر ایک شریفانہ دستک سنائی دی۔ یس کمن، میں نے ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں اجازت کے بغیر کوئی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کرتا تھا۔
दरवाज़ा खुला और एक हवाजादी अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ खुशबुओं और दावत का एक तूफान लिए अंदर दाखिल हुई। क्षमा कीजिए, रूम नंबर 130। उसने फिक्रा अधूरा छोड़कर जिगरपाश नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं अब समझ चुका था, दो ही सूरतें थी, या तो वो कोई काल गर्ल थी या फिर CID के मुखबर, क्योंकि ऐसे होटलों में पुलिस या इंटेलिजेंस वाले बराह रास्त मुदाखलत कम ही किया करते हैं। ज्यादातर काम ऐसी लड़कियों ही से लिए जाते हैं। कुछ भी था, मुझे बहरहाल अपने रवैये से किसी शक का इजहार नहीं होने देना था। कमरे का नंबर उसके बाहर लिखा है। मैंने बज़ाहिर लापरवाही के अंदाज में आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ओह, मुझे क्या बैठने को भी नहीं कहेंगे? उसने अदाए खास से मेरी तरफ झुकते हुए कहा और मेरा जवाब सुने बगैर मेरे पलंग पर बैठ गई। अभी इस बात का फैसला तो हुआ नहीं कि आप मेरी मेहमान हैं या किसी और की। मैंने कहा, महाराज जी, अब मैं आ गई हूं तो अपना मेहमान ही समझिए। उसने अपने हाथ में पकड़ा परस भी करीबी मेज पर फेंक दिया। आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैंने अपनी जगह से उठकर खिड़की के करीब खड़े होते हुए कहा। खवातीन से ऐसे तो बात नहीं की जाती। उसने उठकर मेरे करीब आना चाहा। जान बचानी खासी मुश्किल थी। मेरा मनफी रवैया भी उलझन का बाइस बन सकता था। मैं भारतीय मुआशरे का नए दौर का नौजवान था। मुझे बहरहाल अपने आप को इस माहौल में रंगना था, वरना कुछ भी मुमकिन था। लेकिन मेरे मकसद और मिशन की अजमत मेरे रास्ते में हायल थी। देवी जी, आज के लिए तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने एक दोस्त को वक्त दे रखा है। काश आपसे पहले। मैंने खुद आगे बढ़कर इसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है महाराज जी, मैं किसी के धंधे को खराब क्यों करूं, लेकिन हाँ, तुम्हारी टिप तो बहरहाल है। मैंने 10-10 के 2 नोट उसके हाथ में थमा दिए। थैंक यू फॉर योर विजिट। आपके आने का शुक्रिया। आपके आने का शुक्रिया। मैंने बड़े एहतराम से दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उसके जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह उठकर मैंने दोबारा हवाई अड्डे का रुख किया। मेरा मिशन अभी नामुकम्मल था और जिस नौयत की इतलात मुझे दरकार थी उनके लिए मुझे अकेले ही जाना था। हफ्ता की सुबह एक मरतबा फिर मैं एक देहाती घसियारे के लिबास में हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था। बस से मैं अड्डे से करीबन 2 मील पीछे ही उतर गया था। ये फासला मैंने पैदल ही तय किया था। इस वक्त मेरा हुलिया और शक्ल ऐसी थी कि प्रकाश भी गौर से देखने पर ही पहचान सकता था। मेरे सर पर लगी बालों की विग और बड़ी हुई शेव, हाथ में पकड़ी चादर काटने की दरांती और खुरपे के साथ कंधे पर रखी मैली कुचैली सी चादर और तन पर मैले कपड़ों की वजह से देखने वाला पहली नजर ही में मुझे कोई घसियारा समझ सकता था। बस के सफर के दौरान मैं आखिरी सीट पर एक कोने में, जहां अक्सर कोई बदकिस्मत सवारी ही बैठा करती है, सिमट कर बैठ गया। इसके बावजूद सारे रास्ते मुझे बस में सवार होने और उतरने वालों की वसीली नजरों का सामना करना पड़ा। एक तो मेरी शक्ल ही अछूतों वाली थी, फिर अछूत भी निचले दर्जे का। भला कोई ब्राह्मण मेरा बस में सवार होना कैसे गवारा कर सकता था? बस का कंडक्टर मुझे तमाम रास्ता गालियों से नवाजता आया था। ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी थी कि हिंदू नीच जाति के लोगों को इंसानियत के जमरे में शुमार नहीं करते, लेकिन इंसानों से इंसानों का इतना कर्मनाक सलूक कहाँ देखने में आता है। हिंदू माशरे के इस मकरूह तरीन रूप को देखने के बाद इनके खिलाफ मेरी दिली नफरत दोचंद हो गई थी। पंजाब के अक्सर इलाकों में कुछ लोग खेतों के किनारे लगी घास काटकर इसे करीबी मंडेरों में या फिर तांगे वालों के हाथ फरोख्त करके गुजर बसर करते थे। मैं इस वक्त ऐसे ही लोगों की नुमाइंदगी कर रहा था। हवाई अड्डे के गार्ड रूम के सामने से जो सड़क के किनारे कुछ फासले पर बना हुआ था, गुजर कर मैं कुछ आगे निकल आया। मेरी बेचैन नजरें गार्ड रूम के इर्द गिर्द फैले इंडियन एरिया का अहाता किए हुए थी। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वैसे तो चारों तरफ एंटीक्राफ्ट गन्ने नस्ब थी, लेकिन एक जगह खसूसी तौर पर कुछ नए किस्म का असला देखकर मैंने वहीं डेरा डाल दिया और एक यूनिट के नजदीक कुछ फासले पर बने खेतों के किनारे लगी घास काटना शुरू कर दी। घास काटने का अमल सिर्फ मेरे हाथ अंजाम दे रहे थे। मेरा ज़हन और आंखें मुकम्मल यकसोई के साथ उस तरफ लगी हुई थी। वो सर्द जंग का दौर था। आकाशवाणी अपने प्रोग्रामों में अक्सर शोर मचाती रहती थी कि पाकिस्तानी जासूस भारत में खास तौर पर मशरकी पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के इलाके में घुस आए हैं। उनकी फलां फलां पहचान होती है, किसी पर भी शक गुजरे तो करीबी पुलिस स्टेशन इतला कीजिए, वगैरह वगैरह। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बनी थी कि इन तमाम इलाकों में, खास तौर पर सरहदी इजला और दिफा से मुतल्लक इलाकों में लोग ख्वामुखात चौकन्ने हो गए थे। आए रोज किसी न किसी फकीर या मलंग की कमबख्ती आई रहती थी। पहले तो इन्हें पकड़ते ही देहाती मारना शुरू कर देते और पुलिस स्टेशन जाने की नौबत अमूमन उस वक्त आया करती जब वो इस बेगुनाह का मार मार कर भरकस निकाल दिया करते थे। हवाई अड्डे के इर्द गिर्द वाक़या देहातों में ये वबा कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी। गाड़ी में किसी अजनबी चेहरे को देखकर उस पर जिरा शुरू कर दी जाती थी। जब तक उसका कोई शनासा न निकल आए उसकी जान न छुटती थी। मेरे साथ भी यही हादसा गुजरा। मैं इर्द गिर्द के माहौल से लातल्लुक अपने काम में मगन था। वहां मौजूद किसी फौजी जवान को तो मुझ पर शक न गुजरा। करीबी गांव के 2 सिख सिक्योरिटी के आदमी थे, इस तरफ आ निकले और मुझे इनकी आमद का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मेरे सर पर पहुंच चुके थे।